ये वतन का मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐतिहासिक घटना की। हम बात करेंगे कामागाटा मारू की। और आज इस विषय पर हमसे बात करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश श्रीवास्तव। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद संदीप जी। संदीप जी, श्रोताओं को बताना चाहूँगा, कामागाटा मारू दरअसल नाम एक जहाज का है। ये जो घटना हुई थी, चूँकि जहाज का नाम कामागाटा मारू था, ये कामागाटा मारू एक जहाज था और ये घटना हुई थी 27 सितंबर 1914 को। ये एक स्टीम पावर से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज था और इसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था जी। दरअसल गुरदत्त सिंह पंजाब के थे और सिंगापुर में व्यवसाय कर रहे थे और जब कभी वे पंजाब में अपने गांव में आते थे तो वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति को या आर्थिक विपन्नता को देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता था जी। और वे सोचते थे कि क्यों ना इनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए या किसी प्रकार से इनका सहयोग किया जाए। तो उसी कारण से इन्होंने इस जहाज़ को खरीदा था और इस जहाज़ में उन लोगों को लेकर कनाडा जा रहे थे जहाँ उनको कुछ व्यवसाय आदि कराकर उनकी मदद करें। उस समय इस जहाज़ को कनाडा में आने पर रोक दिया गया था और उसमें जो लोग सवार थे उनको उतरने नहीं दिया गया था और वापस जाने के लिए कहा गया। और जब ये कामागाटा मारू वापस आया तो भारत में इस पर फायरिंग की गई जिसमें 19 से अधिक लोग मारे गए थे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कामागाटा मारू जहाज पर 376 यात्री सवार थे जो कि पंजाब से सवार हुए थे, जैसे कि अनिल जी ने हमें बताया। अनिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जहाज को क्यों रोक दिया गया और उन यात्रियों को कनाडा में उतरने क्यों नहीं दिया गया? संदीप जी, ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे कई कारण थे और मूल रूप से इसके पीछे कारण उस समय की उपनिवेशवादी नीति थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय ब्रिटेन काफ़ी शक्तिशाली था और ब्रिटेन के कई उपनिवेश थे जी। और उनमें कनाडा भी शामिल था, उसका प्रभाव था वहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन के प्रभाव से ही वहाँ पर कनाडा में इन भारतीयों को उतरने नहीं दिया गया और उस समय एशियाई मूल के और अफ्रीकी मूल के लोगों को व्यवसाय के लिए वहाँ पर आने पर वहाँ के मूल निवासी लोग आपत्ति भी जताते थे, उन्हें ये पसंद नहीं था जी। तो इसके लिए उन्होंने कई बार उसके विरुद्ध आंदोलन भी किए थे और 1907 और 1908 में इस तरह के आंदोलन वहाँ किए गए थे और भारतीय और एशियाई मूल के लोग वहाँ पर 1885 के बाद से जाना शुरू हुए थे और वहाँ पर वो व्यवसाय आदि करते थे। तो जब ये विरोध हुए तो कनाडा सरकार ने वहाँ पर एक कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट लागू कर दिया जो 8 जनवरी 1908 को लागू किया गया ऑर्डर इन काउंसिल के तहत, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि केवल वही भारतीय कनाडा में प्रवेश कर सकता था जो सीधे भारत से कनाडा आया हो। जी। यानी जो नौ परिवहन होता था या सी ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो सिस्टम था, उसमें ये कहा गया कि जो सीधे भारत से कनाडा जाएंगे उन्हीं को वहाँ पर रुकने की अनुमति दी जाएगी। जबकि हम सभी जानते हैं कि उस समय स्थितियाँ ऐसी थीं कि कोई भी जल परिवहन मार्ग ऐसा नहीं हो सकता था कि जो सीधे भारत से कनाडा लोगों को पहुँचाता या कोई भी इस तरह का आवागमन हो पाता। उस समय की भौगोलिक स्थितियों और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें म्यांमार, हांगकांग, शंघाई और जापान के तटीय जलमार्गों से होते हुए उस समय परिवहन होता था। तो स्वाभाविक है कि सभी लोग वहीं से होते हुए जाते थे और इसका काफ़ी विरोध भी किया गया क्योंकि एक ऐसा कठोर कानून बना दिया गया था जिसके तहत पूरी तरह से भारतीय मूल के लोगों का वहाँ पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि सन 1885 के समय से वहाँ पर भारतीय जाने लगे थे तो कई लोग वहाँ पर रहते भी थे, तो ऐसे में इन लोगों का जाना भी एक स्वाभाविक बात थी कि वो वहाँ पर जाकर व्यवसाय करते और उन लोगों के साथ मिलकर काम आदि करते। तो इस कानून के कारण ही वहाँ पर लोगों को रोका गया। लेकिन अब जब रोका गया और मालूम था कि इस तरह का कानून बन गया है, उसके बाद भी गुरदत्त सिंह क्यों गए, ये भी एक प्रश्न उठता है जी। तो इसके पीछे का सच ये है कि उस समय वैंकूवर में कई लोगों ने इस कानून के विरोध में कार्य किया और कोशिश की कि इसमें कुछ ढील दी जाए और लोगों को आने की अनुमति भी दी जाए। और इस कानून के तहत एक और कठोर शर्त भी ये थी कि उस समय जो लोग कनाडा जाएंगे उनके पास $200 यानी तत्कालीन समय का लगभग 600 रुपया होना चाहिए, जो कि एक बड़ी रकम थी और हर किसी के पास हो नहीं सकती थी। तो इस कारण से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कनाडा सरकार पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहती थी भारतीयों को वहाँ पर आने से। और इसके विरोध में वहाँ पर लोगों ने कार्य भी किया। तो जो जूरी थी जिसने इसकी सुनवाई के लिए इनकी अपील को
को स्वीकार किया था, इन लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया था, तो उसमें केवल एक जज था। जबकि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोगों को अनुमति दी जाए, वो चाहते थे कि 5 सदस्यों की जूरी बनाई जाए। लेकिन कनाडा सरकार नहीं चाहती थी कि 5 सदस्यीय जूरी बने और उसके विपक्ष में निर्णय हो जाए, तो उसने 1 सदस्यीय जूरी के कारण ही इसको मंजूरी दी कि 1 सदस्यीय जूरी ही इसकी सुनवाई करेगी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि निर्णय विरोध में ही रहा। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी कि जिसमें कनाडा सरकार ने कुछ लोगों को अनुमति प्रदान की थी। जी, तो 24 यात्रियों को बिल्कुल उतारा गया। ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि 376 में से सिर्फ 24 के लिए नियम शिथिल क्यों किए गए? नहीं, ये एक उस वक्त की घटना है जब जहाज को रोका गया था। लेकिन इससे पहले भी जब ये कानून बन रहा था, उसके बाद भी 1-2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें कनाडा सरकार ने लोगों को आने की अनुमति दी थी। अच्छा। इसीलिए बाबा गुरदत्त सिंह उत्साहित हुए कि जब उन लोगों को अनुमति दी गई है कानून होने के बावजूद भी, तो शायद हमें भी वहाँ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अच्छा। इसीलिए वो कानून को जानते हुए भी वहाँ पर गए और लोगों को ले गए थे ताकि उनकी कुछ मदद कर पाएं। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर उनको रोक दिया गया था। तो जब इन्हें रोक दिया गया अनिल जी, तो फिर उसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा? बाबा गुरदत्त सिंह इन सभी लोगों को लेकर 4 अप्रैल 1914 को रवाना हुए थे वैंकूवर के लिए, और 23 अप्रैल को जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनको रोका गया। लेकिन 24 लोगों को उतरने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी जी। और एक इसका सबसे दुखद पहलू ये रहा कि ये जहाज़ इतने दिनों तक खड़ा रहा, तो वहाँ पर किसी भी तरह की इन लोगों को मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई, इनको भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में ये लोग वहाँ पर रुके रहे। तो ये निश्चित तौर पर कनाडा सरकार की ओर से किया गया एक कठोर कृत्य था, जिसके कारण लोग भूखे प्यासे वहाँ पर रहे और अंततः जहाज़ को वापस जाने के लिए कहा गया। जब ये जहाज़ वापस आया तब कलकत्ता के बजबज पोर्ट पर 27 सितंबर 1914 को पहुंचा जी। और 27 सितंबर 1914 को पहुंचने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इसमें जो लोग आए हैं वे क्रांतिकारी हैं और किसी प्रकार से उनके लिए खतरा हो सकते हैं, तो उन्होंने उन पर फायरिंग की, जिसमें 19 से अधिक लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। निश्चित तौर पर ये लोग पूरी तरह से बेबस और निरीह और निर्दोष लोग थे जिन पर ब्रिटिश सरकार ने फायरिंग की थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था या उन्हें मार दिया था। जी। संदीप जी, इस घटना की व्यापक तौर पर निंदा भी की गई और विरोध भी प्रकट किया गया और जिस तरह से कार्यवाही की गई थी उससे लोगों में आक्रोश भी हुआ। जी। चूँकि ये घटना वैंकूवर में भी हुई थी, तो इस घटना ने उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और उसको तीव्र करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा विदेशों में भी रहकर जो अप्रवासी भारतीय थे वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी में एक गदर पार्टी थी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी। जी हाँ। और करतार सिंह सराभा, लाला गुप्ता जो खास तौर पर पार्टी लाला हरदयाल थे, जी। वो इसके प्रमुख थे। तो इस गदर पार्टी की शाखा वैंकूवर में भी थी। जी। तो जब ये घटना हुई तो गदर पार्टी ने इस घटना की निंदा की और एक अवसर इस तरह का आया कि आम लोग जो थे उनको उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और इस तरह की कनाडा सरकार की नीति के विरुद्ध एकजुट करने की कोशिश की। जी। क्योंकि उस समय भारतीयों को प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो उन्होंने गदर आंदोलन के जरिए लोगों को इस तरह का संदेश दिया कि इस तरह की उपनिवेशवादी जो कार्रवाइयाँ हैं और भारतीयों को रोकने की कार्रवाइयाँ हैं वो निश्चित तौर पर निंदनीय हैं और हमें एकजुट होकर इन सब का विरोध करना चाहिए। इसीलिए ये घटना कामागाटा मारू की गदर आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में मानी जाती है और इसने गदर आंदोलन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और उसे तीव्र करने में मदद दी। गदर पार्टी ने जब इस पूरी घटना का विरोध किया, विरोध दर्ज कराया, तो फिर और क्या गतिविधियां हुई? जिस प्रकार से गदर आंदोलन को इसने प्रभावित किया तो निश्चित तौर पर गदर पार्टी के नेता काफ़ी सक्रिय हुए और वैंकूवर शाखा जो थी कनाडा की वो विशेष रूप से लोगों को एकजुट करने में सफल रही और इसकी प्रतिध्वनि भारत में भी सुनाई दी और भारत में भी लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में कहना चाहिए इस घटना को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में जाना, इस रूप में कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों को वे जनता के समक्ष रख सकें। जिस प्रकार से मैंने बताया कि इस जहाज़ को रोक के रखा गया था, तो
गदर पार्टी के एक नेता थे मेवा सिंह, वे भी आक्रोशित हुए थे। तो इन्होंने इस जहाज़ को रोकने वाले एक इमिग्रेशन इंस्पेक्टर विलियम चार्ल्स हॉपकिंस को मार दिया था। हालांकि बाद में मेवा सिंह जी को भी फांसी दी गई 11 जनवरी 1915 को, और उन्होंने अपना बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया और इस घटना के विरोध में दिया। और उस प्रकार से उस अधिकारी को मारकर इन्होंने भारतीयों और समस्त जो लोग थे उनका विरोध ही व्यक्त किया था, उनका विरोध प्रदर्शित किया था। इसके अलावा बाबा गुरदत्त सिंह को कनाडा सरकार ने पकड़ने की कोशिश की, और जिस प्रकार से फायरिंग की घटना हुई थी भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने भी इसके लिए बाबा गुरदत्त सिंह को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें ही दोषी करार दिया। तो उन पर भी कार्रवाई की गई और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए गए। हालांकि बाबा गुरदत्त सिंह ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अच्छा। और इसके पश्चात उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई, और बाद में बाबा महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य करते रहे। तो श्रोताओं, गदर पार्टी ने इस पूरी घटना का जो इस्तेमाल था वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह आयोजित करने के इरादे से और समर्थन जुटाने के लिए किया, और देश की जनता पर भी इस कामागाटा मारू घटना का, इस कांड का बहुत व्यापक असर हुआ था। यदि हम अनिल जी ऐतिहासिक रूप से इस पूरी घटना को देखें तो कितना प्रभावशाली ये घटना थी, क्योंकि वो स्वाधीनता संग्राम का दौर था। जी, निश्चित तौर पर कामागाटा मारू बहुत ज़्यादा चर्चा में लोगों के जहन में नहीं आता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसने बड़े ही सूक्ष्म रूप में और बड़ी ही बिना किसी शोर शराबे के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया था, और एक ऐसा अध्याय सा था जिसको कहना चाहिए कि इतिहास के एक बहुत ही छुपे हुए अतीत पन्नों में माना जाता है। और इसका महत्व इसी बात से स्पष्ट होता है कि कामागाटा मारू घटना के 100 वर्ष बाद भारत सरकार ने गुरदत्त सिंह की स्मृति में 100 रुपये का डाक टिकट जारी किया था जी। और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया था। और न केवल भारत सरकार ने बल्कि कनाडा सरकार ने भी इस घटना के लिए माफ़ी मांगी थी। कनाडा संसद में 18 मई 2016 को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगी जी। और इस घटना के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये एक ऐसी घटना थी जो मानवता के इतिहास में दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की घटना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कामागाटा मारू की जो घटना थी वो स्वतंत्रता आंदोलन और मानवता के इतिहास के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि उसने ये बता दिया इस तरह के कृत्य या इस तरह के कार्य या इस तरह के अमानवीय कार्य जी। नहीं किए जाने चाहिए, और जनता के साथ सद्भावना और समानता का या उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में निश्चित तौर पर इस घटना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आप्रवासी भारतीयों के आंदोलन का इस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गदर पार्टी के आंदोलन को इसने एक नई दिशा दी, नई चेतना पैदा की, और अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़े और आगे चलकर इस तरह के प्रतिबंधकारी प्रवचन कानून ना बनाए जाएं, इस दिशा में भी सरकारों ने प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कामागाटा मारू इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई। अनिल जी, इस संबंध में एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब इस जहाज के यात्रियों को, कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को कनाडा सरकार ने अपने तट पर नहीं उतरने दिया, 2 महीने तक वहां इंतजार कराया, नियमों का हवाला दिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कनाडा सरकार ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित थी, ब्रिटिश अधिकारियों के कहने पर ही कहीं कुछ ऐसा हुआ? जी, निश्चित तौर पर। जैसा कि मैंने बताया कि उस दौर में ब्रिटिश उपनिवेश जगह जगह स्थापित थे जी। कनाडा भी उसमें शामिल था। कनाडा पर प्रभाव पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का था, और एक ये भी कारण था कि वहाँ पर जो निवासी थे वो लोग, जैसा मैंने बताया, विरोध कर रहे थे कि एशियाई मूल के लोग या भारतीय लोग उनके यहाँ प्रवेश ना करें, उनके यहाँ निवास ना करें। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो कनाडा सरकार ने जब इसके लिए प्रतिबंधात्मक कानून बनाया 1908 में, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की भी उसमें सहमति होगी और उसका प्रभाव भी रहा होगा। और जब इसको रोका गया तो इसको वापस आने के लिए मजबूर किया गया। तो जब फायरिंग की गई तो इससे तो निश्चित तौर पर स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार से आतंकित हो गई थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में या गदर पार्टी के कार्यों में ये घटना या ये लोग किसी प्रकार की मदद पहुंचा सकते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन्हें क्रांतिकारी बताकर इन पर फायरिंग की और निर्दोष लोगों को मार दिया था, और जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अनिल जी, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि इस पूरी घटना ने उस वक्त व्यापक असर डाला था, पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर था। गदर पार्टी ने भी इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अहम मुद्दा बनाया था, और बाद में भी कनाडा सरकार ने ये माना कि उनसे ये गलती हुई थी।
क्योंकि हाल ही में 2016 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा था कि ये पूरी जो घटना है ये सदी की सबसे खराब घटना है कनाडा के इतिहास में। उन्होंने 10 मिनट के भाषण में कहा कि कनाडा सरकार की ओर से वो कामागाटा मारू घटना पर माफी मांगते हैं कि 1 सदी पहले ये अन्याय हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो तत्कालीन उनका जो नियम था उसकी वजह से ये पूरी घटना हुई थी, जिसका नाम कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट था, जैसे कि आपने हमें बताया। तो ये पैसेज एक्ट क्या था, कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट था क्या? इस एक्ट के जरिए ये घोषणा की गई थी कि जो भी एशियाई मूल के लोग या भारतीय लोग कनाडा में आएंगे वो या तो भारत से सीधे कनाडा आएं या बीच की यात्रा करते हुए ना आएं। उस समय जो जल परिवहन मार्ग थे वो ऐसे नहीं थे कि आप भारत से सीधे कनाडा पहुंच पाएं। उस समय जो जल परिवहन मार्ग थे वो म्यांमार, हांगकांग, शंघाई और जापान होते हुए थे, जैसा कि मैंने बताया। और इन जगहों पर होते हुए जहाज जाते थे तो ये एक तरह की ऐसी शर्त थी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी, जो निश्चित तौर पर ये बताती है कि ये प्रतिबंध किसी मानसिकता को लेकर या किसी प्रकार से आरोपित करने के लिए लगाया गया था। दूसरा एक शर्त जो रखी गई थी कि $200 की रकम उस समय जो लोग आते हैं उनके पास होनी चाहिए, जो लगभग उस समय के 600 रुपये के बराबर थी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी रकम थी और हम कह सकते हैं कि एक आम जो भी यात्री होगा या जो भी भारतीय होंगे उनके पास इस तरह की रकम होना असंभव था। तो ये 2 महत्वपूर्ण शर्तें थीं जो इस तरह के प्रतिबंध के अंतर्गत लागू की गई थीं और इनके विरोध में जो कार्रवाइयाँ की गई, वैंकूवर में भी प्रयास किए गए कि इस तरह के प्रतिबंध खत्म किए जाएं, इनमें ढील दी जाए। वहाँ के एक वकील ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और गदर पार्टी ने भी इसके संबंध में कार्य किया था, जिसमें एक प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया था। और 22 फरवरी 1913 को एक मीटिंग में सरदार बलवंत सिंह, सरदार नंद सिंह और सरदार नारायण सिंह को प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भेजा था कि इस तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बात की जाए। लेकिन बात कुछ बनी नहीं और वो प्रतिबंध यथा रूप से जारी रहे और इसी का परिणाम था कि कनाडा सरकार ने कामागाटा मारू को भारत से जो लोग गए थे उनको उतरने नहीं दिया और उसे रोक लिया। और इसके बारे में गुरदत्त सिंह ने अपनी पुस्तक में भी काफ़ी विस्तार से लिखा है। उनकी पुस्तक है वियोग ऑफ कामागाटा मारू और इंडियन स्लेवरी अब्रॉड, जो विस्तार से इस पूरी घटना को बताती है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि गुरदत्त सिंह देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, जिन्होंने भारत के लोगों को वहाँ पर ले जाकर उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश की और बाद में वे महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। कनाडा सरकार ने भी माफ़ी मांगने की जो कार्यवाही की थी वो एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ये दर्शाती है कि ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था और ये घटना इतिहास में कितना महत्व रखती है। वाकई बहुत महत्व रखती है और तभी आज हम इसकी बात करें। और एक वाकई श्रोताओं, ये बड़ा हास्यास्पद भी इस नियम को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस नियम का हवाला देकर कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने नहीं दिया था, उनका कहना था कि एक देश से दूसरे देश तक सीधे किसी जहाज को या परिवहन को आना होगा, जबकि उस वक्त इस तरह के संसाधन थे ही नहीं। और कई दिनों की यात्रा तय करके जब जहाज कहीं जाएगा तो उसे निश्चित तौर पर अलग अलग बंदरगाहों पर लंगर डालना ही हो। संदीप जी, मैं तो ये कहूँगा कि हास्यास्पद से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेंशनली, ये इस तरह का जानबूझकर घटना थी। और जहाँ तक जैसे कि हमने बात की कि ब्रिटिश सरकार के ही कहीं ना कहीं इशारे पर ये पूरी घटना हुई थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो न सिर्फ वहाँ उतरने नहीं दिया गया होता, और उसके बाद जब वो लौट कर आए तो उन पर जब लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। तो श्रोताओं, आज क्योंकि वक्त हो चुका है हमारा विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का, तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रकाश श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। धन्यवाद संजीव जी। तो श्रोताओं, आज हमने बात की कामागाटा मारू और निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित हुए होंगे इस पूरी जानकारी से, और कहीं ना कहीं एक दुखद घटना थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने जियाले हुए हैं, कितने स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए हैं जो किसी ना किसी तरह अपने देशवासियों की मदद करना चाहते थे और फिर उनसे क्रांतिकारी जुड़े। इस पूरी घटना में हम आपको बता दें कि गदर पार्टी के जो शीर्ष नेता थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे, उन्होंने इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।
तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अपने किसी और विशेष कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो दीजिए मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को इजाजत। ये वतन का वतन